आदाब। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी बिहार में 1920 और 1930 की दहाई में चलने वाले विभिन्न आंदोलन की, जिसमें खिलाफत और असहयोग पे बात हुई। फिर नमक सत्याग्रह पे भी हमने बात की। उसके बाद हमने बताया कैसे 1930 की दहाई में पहली लीडरशिप का इंतकाल होता है, यानी किस तरह से हसन इमाम, अली इमाम, मजहरुल हक, शाह मोहम्मद ज़ुबैर जैसे लोगों का इंतकाल हो जाता है। इसके बाद जो दूसरी जनरेशन की लीडरशिप है उसने मोर्चा संभाला, जिसमें सैयद अब्दुल अज़ीज़, अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब और बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब, इन लोगों का नाम पहले इसमें है, मतलब सबसे आगे यही लोग हैं। इसके अलावा एक नाम और सामने उभर के आता है, वो इंसान मजहबी रहनुमा है जिनका नाम है मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद, जिनके बारे में हमने आपसे पहले भी बताया था कि किस तरह से इमारत शरिया उन्होंने बनाया, और उन्हीं की बनाई हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जमीयत उलमा हिंद, जिस तरह से उन्होंने गया में मदरसा अनवारुल उलूम को खड़ा किया, तो ये उनका एक अलग रोल है। तो वो सोशल और अलग अलग वर्क के अलावा उनका पॉलिटिकल वर्क भी है। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी उन्हीं की सरपरस्ती, उन्हीं की क़यादत में बनी। तो नमक सत्याग्रह का बहुत ज़ोर है बिहार में, अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग लोग इसको लीड कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और जैसे नेशनल वाइज अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी इसीलिए लीड कर रहे थे, और उनके जो सब थे सेकंड हैंड थे, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी बेसिकली रिश्तेदार होते हैं मौलाना मजहरुल हक के, तो ये एक रिलेशन है उनसे। बहरहाल, तो इसके अलावा तो बिहार में भी नमक सत्याग्रह को लेकर जिस जिस इलाके में आंदोलन होते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है। इसके बाद अलग अलग दौर में छोटी मोटी अलग अलग तहरीकें चलती रहती हैं। फिर 1935 में एक एक्ट पास करके अंग्रेज़ों ने बिहार में पहली बार इलेक्शन करवाया 1936-37 के दरमियान। और वो जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन की खूबी थी कि उसमें अलग अलग हिस्सा बांटा गया था, यानी कुछ सीटें मुसलमानों के लिए रिज़र्व, कुछ दलितों के लिए रिज़र्व, कुछ ट्राइबल्स के लिए रिज़र्व, कुछ औरतों के लिए रिज़र्व, कुछ मज़दूरों के लिए रिज़र्व, कुछ हिंदुओं के लिए रिज़र्व। तो अलग अलग क्लास के हिसाब से उन्होंने इलाके को बांट दिया था, तकसीम कर दिया था। तो जो मुस्लिम सीट है, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा सीट जिस पार्टी ने जीता था वो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी थी, जिसको अगर उर्दू में बात करें तो ये आज़ाद मुस्लिम पार्टी थी। इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा आज़ाद। तो बेसिकली इस पार्टी के पीछे भी जिस शख्स का नाम है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उन लोगों का मानना था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस से अलग हट के एक ऐसी मुस्लिम पार्टी हो जो एकता अखंडता की बात करे। इमारत शरिया इसे लीड कर रही थी, ये इमारत शरिया की पार्टी थी। मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब ने इस पार्टी को बनाया। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इसके अलावा जो और सीटें हैं वो कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पे जीत हासिल की। तो सबसे पहले 37 में जो गवर्नर है उसने कांग्रेस को प्रपोज़ल दिया कि चलो सरकार बनाओ, लेकिन कांग्रेस ने किसी वजह कर इनकार कर दिया। तो दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, तो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को मौका मिला, तो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने सरकार बनाई। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब 1 अप्रैल 1937 को बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री ही कहलाता था, जैसे आज के डेट में मुख्यमंत्री कहलाता है, उस वक्त प्रधानमंत्री कहलाता था। तो उनके साथ 2 मिनिस्टर हिंदू थे और 1 मिनिस्टर मुसलमान, एक खुद 4 लोग थे। तो उस ज़माने में इन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी कुछ हुआ, और 1.5 महीने तक इनकी हुकूमत चली। और इस दौरान उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव काम अलग अलग ख़ित्तों में, अलग अलग इलाक़ों में लोगों के दरमियान, लोगों के बीच में जाके किया। और इसका पॉजिटिव असर ये पड़ा कि लोगों में इस पार्टी की मकबूलियत बढ़ने लगी, यानी एक मुस्लिम पार्टी अपने साथ 2 हिंदू मिनिस्टर को रख रही है और काम सबके लिए कर रहे हैं। तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और इसका थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट कांग्रेस की लीडरशिप पे पड़ा कि ये पार्टी कैसे का एक बूम कर रही है। तो उन लोगों ने फिर साजिश शुरू की और उसके बाद मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की सरकार गिर जाती है। और इसके बाद कांग्रेस ने हुकूमत बनाई, श्री बाबू हुकूमत में आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बिहार के।
मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी यहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाना चाहती थी, तो उन्होंने कई बार कांग्रेस की लीडरशिप से कहा कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएं ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। और मुस्लिम लीग जो अभी तक बिहार में ज़ीरो पार्टी थी, 37 के चुनाव में एक भी सीट मुस्लिम लीग ने नहीं जीता था, और अलग मोमिन कॉन्फ्रेंस सीट जीता है। मोमिन कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अलाई थी। और इसके अलावा यूनाइटेड पार्टी है, उसने भी कुछ सीटें जीती थी। आरआर पार्टी ने लड़ा था इलेक्शन, लेकिन आरआर पार्टी को डायरेक्टली कोई सीट वीट नहीं मिला था। और तो इस तरह से सारी चीज़ें, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया। और उसके बाद जो कांग्रेस की नीति थी वो बदले की इस पे आ गया कि किस तरह से मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने सरकार बनाई है, वही। तो बैरिस्टर यूनुस साहब के ऊपर ये लोग लगातार हमलावर हो गए, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। और दीगर कई ऐसे मामला हुए जिसमें कांग्रेस का रवैया बिल्कुल ही फ़िरका वाराना था, यानी कॉमनल था। और कॉमनल इस सेंस में कि वो मतलब क्लैश और दंगे फसाद बढ़ने लगे। और यहीं से राइज होता है बिहार में मुस्लिम लीग का। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बार बार चिल्ला रही है कि साथ में सरकार बनाते हैं, पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा और साथ में काम, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। और फिर उसके बाद 1938 में पटना में बैरिस्टर अब्दुल अजीज़ साहब, जिनकी यूनाइटेड पार्टी थी, उन्होंने मुस्लिम लीग में अपनी पार्टी का मर्ज कर दिया। इसी के साथ बिहार में मुस्लिम लीग के भी विधायक होगा, वो पार्टी दूसरी पार्टी उसमें मर्ज हो गई। इससे पहले उसने इलेक्शन लड़ा भी तो उसको कोई सीट हासिल नहीं हुई, क्योंकि बिहार में मुस्लिम लीग सच मजबूत थी नहीं। और 38 में जिना आते हैं पटना, और पटना में मुस्लिम लीग का दिसंबर में सेशन होता है, और काफ़ी बड़ा, काफ़ी मशहूर सेशन है। उसी सेशन में मुस्लिम लीग के और महिला विंग की स्थापना होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ी कहानी है, उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह आज भी आर्काइव में मौजूद हैं, तो वो एक अलग कहानी है। और उसके बाद 1939 में शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर के बाद फिर अंग्रेज़ों ने शुरू किया कि भैया हमको सिपाही दो, रंगरूट हैं, लड़वाने हैं। तो कांग्रेस ने इनकार कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इसके बाद यही हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं जापान। किस तरह से जाते हैं, वो जर्मनी जापान होते हैं, वो एक 3-4 साल का वाक़या है। इसी बीच में 1942 में अगस्त के महीने में गांधी जी के कॉल के ऊपर एक प्रोग्राम होता है, कांग्रेस का सेशन होता है। कहाँ? मुंबई में, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाती है। तो इसकी कहानी पे आने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि 1938-39 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। फिर वो जो पूरा मामला होता है, आपस में टकराव होता है, उसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद को कांग्रेस से मतलब अलग करके एक कांग्रेस का एक सेक्शन बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक रखा था। तो वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो उसमें बहुत सारे वो लोग जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी से अपने आप को जोड़ के रखते थे, उसके करीबी थे, वो लोग उसमें चले गए। तो उसमें बिहार के भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद थी, जिसमें एक मौलाना है, मौलाना नूर बिहारी साहब, तो वो भी उस पार्टी में गए। और कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें पर्सनली बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो ये है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इन चीज़ों पे। फिर 1940 में कांग्रेस का सेशन होता है, कहाँ? रामगढ़ में। रामगढ़ उस वक्त बिहार का हिस्सा था, आज झारखंड का हिस्सा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसके प्रेसिडेंट हैं। तो मौलाना आज़ाद को कांग्रेस में भेजने वाले बिहार के मुसलमान थे। वो खिलाफत डेलीगेशन का हिस्सा बन के कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर बने थे, और उसके बाद 1923 में प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1940 में एक वाक़या आया कि फिर से उनको प्रेसिडेंट बनने का शर्फ हासिल हुआ, मौका मिला। फिर इसी तरह से सारा वाक़या चलता है। फिर मैंने जैसे बताया था कि 42 में तो मौलाना आज़ाद की ही अध्यक्षता में वो सेशन हुआ अगस्त के महीने में, वहाँ के मैदान में, मुंबई के, जिसमें यूसुफ जाफ़र मेहर अली के सजेशन पे, गांधी के कॉल पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि क्विट इंडिया जो नारा है वो यूसुफ जाफ़र मेहर अली का है। एक सोशलिस्ट लीडर थे, बिहार भी उनका आना जाना था। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वहाँ पे बहुत तकरीरें होती हैं, और गांधी ने वहाँ पे कहा, करो या मरो। और इसी के अगले दिन, एक दिन के अंदर, पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप गिरफ्तार कर ली जाती है।
करो और मरो का नारा एक ऐसा नारा था जिसने पूरे हिंदुस्तानियों को खड़ा कर दिया। और इसके बाद हिंदुस्तानी सड़कों पे आ गए और उधर जर्मनी में बैठे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से तरीक़ा बताना शुरू किया कि क्या करना है। लोगों ने थाने जला दिए, लोगों ने टेलीफोन बूथ जला दिए, लोगों ने तार काट दिए, लोगों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ दिया। यानी अंग्रेज़ों का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आने जाने का तरीका था, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, एकदम नस्तो नाबूद कर दिया। और इसी इसमें अंग्रेज़ बौखला के बहुत जगह गोलीबारी उन्होंने की। तो रिपोर्ट्स बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग कत्ल किए गए, उतने ही लोग अकेले सिर्फ बिहार में कत्ल हुए अंग्रेज़ों की गोली से, जिसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तकरीबन 2000 से ऊपर ये लिस्ट जाती है, जिसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो अगर हम बात करें इन शहीदों की, तो ये आपको बिहार के अलग अलग इलाक़ों से ये शहीद मिल जाएंगे। चाहे आपको ये मनेर के इलाक़े में मिले, चाहे ये आपको अरवल के कुर्था में मिले, चाहे ये आपको सोनपुर में मिले, चाहे ये आपको दरभंगा में मिले, समस्तीपुर में मिले, मुजफ्फरपुर में मिले, या फिर और दीगर कई इलाक़ों में मिले, तो उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है। प्रोफेसर बलदेव सहाय ने एक किताब लिखी थी 1946 में, 1942 के मूवमेंट में, जो अगस्त की क्रांति जिसको कहते हैं, उसमें बिहार के रोल के ऊपर। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे जगहों का जिक्र किया है कि क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक पूरा मामला है उस चीज़ों पे भी। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन, बहुत ज़बरदस्त उस पर बातचीत हुई है कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तानी कत्ल किए गए। समस्तीपुर का एक वाक़या है, गौर कीजिएगा। एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन खुला है, दोनों जो गेट या खिड़की है, दोनों साइड, मतलब ट्रैक के दोनों तरफ लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहीं पे गुमती होता है तो लोग खड़े होते हैं कि ट्रेन पार करेगी, उसके बाद हम रोड पार करके इधर से उधर होंगे। तो ट्रेन के ऊपर दोनों जानिब अंग्रेज़ी फ़ौज के सिपाही बैठे हुए हैं, अपने मशीन गन को तैयार रख के। गाड़ी चलती है, जैसे ही ट्रैक उस जगह पहुंचती है जहाँ पे बड़ी हिंदुस्तानियों की आबादी है, वो अपनी फायरिंग को खोल देते हैं और बड़ी तादाद में, जिसकी तादाद कई दर्जन लोग हैं, जो शहीद होते हैं अंग्रेज़ों की गोली से। यानी ट्रेन चलती जा रही है और लोगों के ऊपर गोली बरसती जा रही है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं और ऐसे ही कई वाक़यात थे जिससे हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने चुन चुन कर अंग्रेज़ों को जहाँ तहाँ निशाना भी बनाया। कई कनाडियन अफसर आपके बख्तियारपुर, फतुहा के आसपास कत्ल भी किए गए हिंदुस्तानी के ज़रिए। उसके बाद कई हिंदुस्तानियों को उसके बाद फांसी दी गई। तो इसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे फांसी पे चढ़ने वाले, जिसमें मुसलमानों की भी तादाद है। तो पटना में फांसी जो हुई है उसमें मुसलमान भी फांसी में चढ़े हैं 1942-43 के आसपास, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ये अंग्रेज़ी रिपोर्ट से न्यूज़पेपर में भी उस ज़माने के छपा है। तो कहने का मतलब ये है कि 1942 का जो मूवमेंट है वो बहुत ही खूनरेज़ी मूवमेंट है। तो उसमें बिहार के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। जैसे अरवल के भी कुछ वाक़यात हैं कि शाह वजीउद्दीन मिन्हाजी साहब ने अरवल का थाना जला दिया, जिसके बाद अंग्रेज़ उन्हें गिरफ़्तार करने आ रहे थे। तो इसके बाद उन लोगों ने भागे, पीछे नदी थी, सोन नदी, तो नाव से लेकर वो लोग छपरा के इलाके में निकल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो बेसिकली 1942 का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से कांग्रेस का मूवमेंट है। और इस मूवमेंट के अगेंस्ट कौन कौन सी पार्टी थी इसका ख्याल रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट है, मुस्लिम लीग अगेंस्ट है, आरएसएस और इस तरह की जितनी तंजीमें हैं वो अगेंस्ट हैं, हिंदू महासभा अगेंस्ट हैं। तो ये सारे क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट हैं। तो इस वजह कर बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जान बचाई है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने अपने खादी के कपड़े उतार दिए, टोपी उतार दी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आगे जब बात करेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट की अलग अलग स्टोरी, अलग अलग कहानी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इसी दौरान जो मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, लड़ाई चल रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी बर्मा फ्रंट पे हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रही थी। यानी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना था। दिल्ली चलो का नारा बहादुर शाह जफ़र की कब्र पे नेताजी ने दे दिया था कि हिंदुस्तानियों, जिस तरह से हमारे बादशाह यहाँ पे दफन है, इसकी कब्र को हम वापस दिल्ली में स्थापित करेंगे। इसके लिए हमें दिल्ली को जीतना है, तो चलो दिल्ली। तो इसके बाद फ़ौज दिल्ली की तरफ कूच करती है।
तो इस फ़ौज में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की थी और उसमें बिलखसूस बहुत सारे मुसलमान बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। तो मेरे हाथ कुछ रिपोर्ट्स लगे हैं जिसमें बिहार के जो सिपाही हैं उनके बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं उसमें, तो उसमें जैसे कर्नल महबूब साहब हैं, कर्नल इशाक साहब हैं, वेटनरी डॉक्टर थे और वो नेताजी के आईएनए के हिस्सा थे। इसके अलावा बहुत सारे ज़ाकिर ख़ां हैं जो गांव है औरंगाबाद के इलाके में, पीरू है, बनतरा है, उसके अलावा गया के आसपास का कई इलाका है, फिर लहरिया सराय है आपका दरभंगा में, छपरा के बहुत सारे सिपाही हैं, आपके बहुत सारे सिपाही भोजपुर के इलाके के पीरू वगैरह के हैं और बहुत सारे सिपाही आपके सिवान के इलाके के हैं। तो हम आगे जब बिहार के आईएनए पे जब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तो उन चीज़ों पे, लेकिन जो सबसे मशहूर नाम है, मकबूल नाम है बिहार से आईएनए में, वो कर्नल महबूब अहमद साहब का है। कर्नल महबूब अहमद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनकी लिखी हुई किताब है कर्नल की डायरी। अभी उसका उर्दू किताब खुदाबख्श लाइब्रेरी ने पब्लिश किया था 93-94 के आसपास, और उसका बाद में अभी हिंदी और इंग्लिश तर्जुमा भी आ चुका है, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप कर्नल महबूब बुक करके सर्च कीजिएगा तो आपको वो किताबें मिल जाएंगी, तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो वो किताब मार्केट में मौजूद है। तो ये किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अजीम सिपाही कर्नल महबूब अहमद की खुद नविश्त है, बेसिकली उनकी खुद की डायरी है। तो इस तरह से एक पूरा रोल है लोगों का। और इसके बाद जब आईएनए ट्रायल होता है तो आईएनए ट्रायल के बाद बहुत सारे लोग गिरफ्तार होते हैं, तो उनके लिए आज़ादी के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं सड़कों पे। तो उसमें बिहार का भी एक अलग अलग रोल है कि बिहार के लोगों ने किस तरह से हड़ताल में हिस्सा लिया, अलग अलग चीज़ों में हिस्सा लिया, बहुत सारी चीज़ है। तो जब जब मूवमेंट है बिहार के लोग आगे रहे तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन जैसे ही फिर सियासत की बात शुरू होती है तो फिर उसमें दंगा फसाद, बिहार की पूरी खूनी हिस्ट्री है 1946 में कि किस तरह से 30,000 से ज़ायद लोग, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, वो कत्ल कर दिए गए, ख़ास के मगध और वो इलाके में जो आपका पुराना मुंगेर ज़िला है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 1947 आता है। तो पहले शहीद के बारे में हमने बात की थी आपसे, अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून, जिनको जून के महीने में शहीद किया गया था देवघर में, रोहिणी सेक्टर के इलाका है वहाँ पे, वहीं पर। और जो आखिरी शहीद हैं वो है प्रोफेसर अब्दुल बारी, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि वो वर्कर्स यूनियन, टाटा वर्कर्स यूनियन के सरबराह थे, हेड थे। उन्होंने ही वर्कर के लिए जो काम किया वो अपने में नुमाया है। और उन्हीं को शहीद किया गया 28 मार्च 1947 को फतुहा के पास, पटना में एक जगह है, तो उनको वो शहीद किया गया। तो वो आखिरी शहीद हैं बिहार से। तो पहले शहीद अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून, और आखिरी शहीद प्रोफेसर अब्दुल बारी हैं। और इसके बीच में कई हज़ार हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं सो हुए ही हैं। तो एक पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई 1857 से लेकर 1947 तक। उसके बाद 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होता है और फिर अलग अलग इलाक़ों में हिंदुस्तानियों ने झंडा फहराया। लेकिन अंग्रेज़ जाते जाते हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अपनी साजिश का निशाना बनाते हैं और इस मुल्क को पहले दंगों की आग में झोंकते हैं, फिर इस मुल्क को कई टुकड़ों में बांट देते हैं। तो आज भी जैसा हम देखते हैं, बर्मा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये कई हिस्सों में बट गया है हमारा मुल्क। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम उन चीज़ों पे काम करें कि हमारी आपसी इत्तेहाद, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहे, हम आपस में नहीं लड़े और सारी चीज़ मेंटेन हो। जिस मकसद के लिए 1857 में जंग हुई थी, जिस मकसद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जंग की थी, वो जंग नहीं थी जिसका नतीजा हमें 1947 में मिला। तो ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों पे काम करें ताकि जो उनका मकसद था उसे फुलफ़िल कर सकें। तो दीजिए हमें इजाज़त, हम आपसे फिर अलग अलग एपिसोड में अलग अलग पर्सनालिटीज़ पे, अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। ये हमारा पूरा 5 एपिसोड का जो पूरा सेशन चला पिछला, और ये जो छठा है, ये पूरा का पूरा उन चीज़ों पे था कि हम आपको क्रोनोलॉजी वाइज हर चीज़ बता सकें कि 1757 से क्या शुरू हुआ और 1947 पे क्या ख़त्म हुआ।